अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल राइटिंग होती क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स की और बाकी ऑडियंस की ये क्यूरी रहती है कि जो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है वो है क्या और इसकी क्या कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें ऐड करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, रिसर्च प्रपोजल एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है जिसमें आपका पूरा एक प्लान मौजूद होता है कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें ऐड की हैं और क्यों ऐड की हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले आपका टाइटल पेज आता है, जिस टाइटल पेज पे आप क्लियरली और कंसाइज वे में ये बताते हैं कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो है किसके बारे में। तो आपका जब भी आप टॉपिक लिखें वो टॉपिक ही बताए कि इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी होगी और ये किस चीज को एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं। तो टाइटल में जो आपका टॉपिक होता है उसके बाद जो टाइटल रिसर्च का है उसके बाद आप अपना नाम, इंस्टीट्यूशन का और डेट वगैरह मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो सबसे सेकंड पार्ट आता है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। और एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में हमें ये वेरी करता है कि हम अपने जितने भी रिसर्च प्लान को कैसे समराइज करके उसमें 150 से लेके 250 वर्ड्स तक का रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंस लिखते हैं, उसी के बाद हम रिसर्च गैप लिखते हैं कि ऐसी कौन कौन से गैप्स थे जो कि हमने आइडेंटिफाई किए, और हमारा जो रिसर्च प्रपोजल है उसका ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी की फाइंडिंग्स और इम्प्लीकेशंस या उसके रिजल्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। ये सारी चीजें जो इसकी जो 6 पॉइंट्स हैं कि इंपॉर्टेंस भी बतानी है, रिसर्च गैप भी बताना है, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी और की फाइंडिंग्स के साथ साथ इम्प्लीकेशंस भी आपने मेंशन करनी है इन द पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में हमें एक चीज नजर आती है कि हम क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या बैकग्राउंड है जिसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। हमारे जो रिसर्च है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जिसको हम रिसर्चेबल बना, इसको रिसर्च के काबिल किया गया। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि जिसमें आप ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि आपकी रिसर्च से आप क्या एड्रेस करने जा रहे हैं और आपकी ऑडियंस को क्या बताना चाह रहे हैं, जिसको डेफिनेटली हम रिजल्ट्स पे और इम्प्लीकेशंस पे हम कन्वे करते हैं कि हमने अपनी रिसर्च में क्या देखा, और ऑब्जेक्टिव्स भी आउटलाइन करते हैं और इसमें बताते हैं कि हमारी जो रिसर्च है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम इस रिसर्च के बाद उसको अचीव करेंगे। सेकंड पार्ट आता है लिटरेचर रिव्यू का, जिसमें हम प्रिसाइजली और बहुत इफेक्टिवली अपने रिसर्च के टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज मौजूद है, वो चाहे किसी बुक में मौजूद है, चाहे वो रिसर्च जर्नल्स हैं, थीसिस हैं, आप किसी रिपोर्ट को कंसल्ट करना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉपर साइटेशन प्रोवाइड करते हुए आप बताएंगे कि लोगों ने कौन कौन सा काम किया है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू से ही हमें ज्यादा आइडिया होता है कि लिटरेचर गैप कहाँ पर है, और जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब आप आइडेंटिफाई करके आप अपना टॉपिक बना लेते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं, तो लिटरेचर रिव्यू उसको सपोर्ट करने के लिए कि फर्दर लिटरेचर में हमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं, मॉडल्स हैं, थीरीज हैं, रिसर्च पैराडाइम है, ये सारी चीजें हमें लिटरेचर रिव्यू में नजर आती हैं और जो कि हमें लिखनी होती है। उसके बाद जो पार्ट आता है दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम रिसर्च डिजाइन कि हमने कौन सी डिजाइन लिया है, मेथड कौन सा लिया है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या दोनों को ही ले लिया, मिक्स मेथड भी हो सकता है। उसके बाद सैम्पलिंग को डिफाइन करेंगे कि सैम्पलिंग कौन सी होती है और किस तरह से आपने अपनी टेक्निक कौन सी यूज की है, आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ली है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ली है। प्रोबेबिलिटी ली है तो फर्दर उसमें कौन सी टाइप ली, और नॉन प्रोबेबिलिटी ली तो उसमें कौन सी टाइप ली। और उसी ये हम जब भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेते हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को चूज करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रिसर्च टॉपिक और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। उसके बाद हमारा आता है डाटा कलेक्शन का प्रोसेस, जहाँ पे हम फॉर्मली रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव हो या इधर क्वांटिटेटिव हो, हमें उस रिस्पेक्टिव टॉपिक के अंदर रहते हुए अपना जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो उसमें डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्शन के बाद आप डाटा एनालिसिस का बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है आप कैसे करेंगे। इंटरव्यूज होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगी, सर्वे होगा या आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा, कोई भी हो सकता है, नॉन प्रोबेबिलिटी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो सकती है। उसके बाद डाटा एनालिसिस को एक्सप्लेन करेंगे कि आपने एनालिसिस करना कैसे। ये सारी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के बाद आप सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च पे आएंगे, स्टडी पे आएंगे, और जहाँ पे आप ये बताएंगे, आपका जो रिसर्च प्लान है वो ये बताएगा कि ये मेरा जो रिसर्च स्टडी है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको रिसर्च को करना कितना इंपॉर्टेंस है और कितना ये नीड ऑफ एन आवर है कि हम इसको कंडक्ट करें, ताकि जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। और फिर हम टाइमलाइन प्रोवाइड करते हैं कि मैंने किस तरह से इस रिसर्च प्लान को कंडक्ट करना है।
ये आपका रिसर्च प्लान आपके थीसिस के लिए भी हो सकता है, ये आपका रिसर्च प्लान आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है, या आप कोई फॉरेन फंडिंग लेना चाह रहे हैं तो भी आप जो है वो अपना प्रपोजल बताएंगे और वो आप उनको टाइमलाइन बताएंगे कि कितने मंथ्स में कितना काम करना है और किस किस लेवल पे काम करना है। लेट्स सपोज टाइमलाइन में ये बताया गया फर्स्ट 2 मंथ्स हमने लिटरेचर मेथोडोलॉजी चैप्टर 1 जो है हमारा इंट्रोडक्शन और मेथोडोलॉजी करेंगे, उसके बाद सेकेंड जो मंथ है उसमें हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे, और फिर इस तरह से आप अपने काम को डिवाइड करते हैं टाइमली और ये बताते हैं कि आपने किस तरह से इस एंड रिपोर्ट इसकी कैसे लिखनी है। बजट अगर एप्लीकेबल है तो आप बजट के बारे में आउटलाइन प्रोवाइड करेंगे कि आपको कितना बजट चाहिए, आपको कितना ट्रैवल एक्सपेंसेस चाहिए, आपको अगर आप पार्टिसिपेंट करना चाह रहे हैं, आप कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, या कोई आपको ऐसी कोई चीज रिक्वायर्ड है जो कि आपके लिए आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे आप अपना रिसर्च प्लान भेज रहे हैं वहां पे आप बजट एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको बजट आपको 100% दे सकते हैं, या फुल्ली फंडेड हो सकता है, या फिर पार्शली भी हो सकता है। उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन आप जरूर मेंशन करेंगे। आप इसमें बताएंगे कि इसमें हमने प्रॉपर तरीके से कंसेंट लिया हुआ है, मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी भी इंश्योर की है पार्टिसिपेंट्स की, कि अगर उनसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा तो उनकी आइडेंटिटी हम कहीं शो नहीं करेंगे, या हम इसको किसी और पर्पज के लिए नहीं ले रहे हैं। और आखिर में आता है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस डिपेंड करता है कि जो आप लिटरेचर में साइट कर रहे हैं या पूरे रिसर्च प्लान में, अगर आप जहाँ पे दे रहे हैं तो उनकी कुछ गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, अगर मौजूद हैं तो आप उसी को फॉलो करेंगे। अदरवाइज एमएलए है, पीए एपीए है या शिकागो है, तो एपीए फॉर्मेट फॉलो करेंगे या फिर एमएलए या फिर शिकागो। अगर आप फॉर्मेट पे देखें तो सबसे पहले टाइटल पेज, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स। इंट्रोडक्शन में हम बैकग्राउंड बताएंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ओवरव्यू बताएंगे लिटरेचर रिव्यू में, फिर रिसर्च मैथोडोलॉजी जिसको हम डिटेल में अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि हम हमारा डिजाइन क्या है, कलेक्शन मेथड क्या होगा, डाटा को कैसे आपने लोग कैसे पार्टिसिपेंट्स को कैसे आपने चूज किया डाटा। उसके बाद आप सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, टाइमलाइन, बजट, एथिकल कंसिडरेशन और रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्लान। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और रिसर्च इफेक्टिव तभी होती है जब आप उनके प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये सिस्टमैटिक रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, तो उसमें हम स्टेप्स को किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, और हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपना जो रिसर्च प्लान है फॉर द थीसिस और एनी अदर एक्टिविटी, तो हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।